मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभम् वन्दे तद्गुणलाभम्। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करो वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्पार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके 5वें अध्याय के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है और 5वें अध्याय में अंतिम अंतिम प्रकरण चल रहे हैं। यहाँ अजीत द्रव्य का अजीत तत्वों का वर्णन किया। इसके अंतर्गत 5 द्रव्यों की प्रधानता, लेकिन प्रधानता कहने की बात है उसमें जीव तो शामिल है ही, और जो विशेष वर्णन किया वो पुद्गलों के संबंध में, पुद्गलों के बंध आदि के संबंध में, अणु और स्कंध कैसे बनते हैं वो सारी चर्चा, और जो द्रव्यों का सामान्य स्वरूप है, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का लक्षण क्या है, वो सारी बातें यहाँ बताई। अभी तक जो प्रकरण चला उसमें प्रधानता से पंचास्ती का है। जो पहला जो सूत्र दिया था, क्या है पहला सूत्र 5वें अध्याय का? बोलिए चेतना जी, पहला सूत्र क्या है? जीव का अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गलः। हाँ, अजीब काया, तो वहाँ कायवान द्रव्यों की चर्चा की थी और उसमें भी जो अजीब थे, और फिर बाद में तीसरे सूत्र में कहा था जीवाश्च, ये जीव भी कायवान है। लेकिन जब द्रव्यों की बात चल रही है, जब, तो काल भी तो द्रव्य है। वहां काल को नहीं गिनाया था, वहां उन सूत्रों में काल को नहीं लिया, क्योंकि काल कायवान नहीं है। काय किसे कहते हैं? काय किसे कहते हैं उषा जी? सरिता जी? जिसके प्रदेश होते हैं, माने जो शरीर होता है, हाँ, जो जगह जिसके रोकता है। प्रदेश होते हैं, मतलब जिसके बहुत प्रदेश होते हैं। बहुत प्रदेश होता बहुप्रदेशी द्रव्य को काय या कायवान, मतलब बहुत, काय का मतलब था समूह, बहुत सारे प्रदेश। इस शरीर को भी काय क्यों कहते हैं? बहुत सारे परमाणुओं का ये समूह है, तो बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहते हैं। तो ये जो 5 द्रव्य हैं वो बहुत प्रदेशी हैं। कौन कौन से 5 द्रव्य हैं बहुप्रदेशी? है। उद्गल, धर्म, अधर्म, जीव और आकाश। हाँ, ठीक है। धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और उद्गल। उद्गल क्या वास्तव में बहुप्रदेशी है? अणुरूप उद्गल जो है वो एक प्रदेशी है। स्कंद संख्यात, असंख्यात और बहुप्रदेशी। अनंत प्रदेशी, ठीक है। वास्तव में जो मूल पुद्गल द्रव्य है परमाणु, वही पुद्गल द्रव्य है, वो तो एक प्रदेशी ही होता है, वो कायवान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि पुद्गल जुड़ जुड़ के अणु, वो जुड़ के स्कंद रूप बनते हैं, तो स्कंदों की अपेक्षा से पुद्गलों को भी कायवान कहते हैं, तो पुद्गल को भी अस्थिकाय कहते हैं। लेकिन जो काल द्रव्य है वो अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य हर समय एक प्रदेशी ही होता है।
वो कभी जुड़ के बहुप्रदेशी होते भी नहीं है, और ओरिजिनल काल द्रव्य में भी एक ही प्रदेश होता है। इसलिए वहां उस समय प्रारंभ में काल की चर्चा नहीं की, लेकिन चूंकि काल भी एक द्रव्य है, इसलिए अब यहाँ काल द्रव्य की भी चर्चा साथ में कर रहे हैं। सूत्र नंबर 39 और 40, 39 और 40 है। काल द्रव्य हेडिंग है, पेज नंबर आएगा अपना 234, 234 नंबर पेज। नहीं, 38 नंबर का सूत्र चलेगा ना पहले, अभी पहले 38 नंबर का सूत्र चलेगा, तो थोड़ा 37 ही हुए ना अभी अपनी। देखिए, पहले अभी द्रव्य का लक्षण यहाँ बताएंगे, और फिर उसके बाद में काल भी एक द्रव्य है ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, सूत्र नंबर 38 है, पेज नंबर 234 पर। अब इसी अध्याय के 29 और 30 वे सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया गया था। अब द्रव्य के लक्षण को प्रकारांतर से स्पष्ट करते हैं। 29वें और 30वें सूत्र में द्रव्य का क्या लक्षण बताया था? 29 और 30 नंबर के सूत्र में क्या लक्षण बताया था द्रव्य का? बोलिए निशा जी। जो सत है वह द्रव्य है और द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व द्रव्य से युक्त वह सत है। उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, ये यहाँ पर कहा था कि जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त है वो सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। अब यहाँ फिर से द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं, अलग लक्षण कोई दूसरा है ऐसा नहीं है, उसी लक्षण को अलग शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं। तो द्रव्य के लक्षण को प्रकारांतर से दूसरी प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। सूत्र है 38 नंबर का, बोलेंगे बोलना पारुल पीछे। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्यम यानी द्रव्य, गुण पर्यायवत, गुण और पर्यायवत यानी वाला। जो द्रव्य है वो गुण और पर्याय वाला होता है। पीछे कहा था द्रव्य कैसा है, पीछे द्रव्य का लक्षण क्या कहा था? 29 और 30 सूत्र में क्या कहा था द्रव्य का लक्षण? बोलिए संगीता जी। तद्द्रव्य लक्षणम। हाँ, सत द्रव्य लक्षणम, और सत का मतलब क्या? उत्पाद एवं द्रव्य ही हाँ, उत्पाद व द्रव्य। तो ऐसा कह सकते हैं कि उत्पाद व द्रव्य द्रव्य लक्षणम, क्योंकि वो सत है और सत द्रव्य का लक्षण है। तो वहां उत्पाद व द्रव्य को द्रव्य का लक्षण कहा था, यहाँ कह रहे हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो अपन ने तब भी चर्चा की थी कि उत्पाद व क्या चीज है और द्रव्य क्या चीज है, और गुण पर्याय क्या चीज है, वो दोनों की चर्चा अपन ने की थी। तो वहां पर उत्पाद व्यय का मतलब क्या है? जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो ऐसा उत्पाद व्यय का मतलब क्या है, उसको एक शब्द में कहें तो पर्याय। पर्याय है, वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। तो उत्पाद व्यय रूप है पर्याय। और द्रव्य मतलब वही 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 बना रहे। द्रव्य का लक्षण दिया था अगले सूत्र में। द्रव्य का क्या लक्षण दिया है सूत्र में? बोलिए रेणु जी। मतलब वस्तु उसी स्वरूप में बनी रहे। सूत्र बोलिए, सूत्र। ओ, अ, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य, द्रव्य का, चलिए अभी अभी आए हैं इसलिए इनको एकदम से मैंने पकड़ लिया। बोलिए अनीता आंटी। सत द्रव्य लक्षणम, सत है ना, उसका ध्रुव रहेगा हमेशा। द्रव्य का लक्षण पूछ रही हूँ मैं। बोलिए दीपिका जी। तद्भावावयव नित्यम। तद भावाप्ययम नित्यम, नित्य है वही द्रव्य है। सूत्र तो पढ़ा था ना अपन ने, तद भाव से जो अव्यय है वो है द्रव्य, वो है नित्य।
तद्भाव से अव्यय मतलब वही 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 वही। तो ये वही 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 बना रहे, ये है गुण। और उत्पन्न हो नष्ट हो, उत्पन्न हो नष्ट हो, ये क्या है? पर्याय। तो वही वहां कहा उत्पाद व द्रव्य उत्तम द्रव्य या वो द्रव्य का लक्षण कहा। यहाँ कह रहे गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, यानी गुण और पर्याय वो द्रव्य का लक्षण है। तो गुण है मतलब द्रव्य, और पर्याय यानी उत्पाद व। तो सेम बात हो गई, अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा अलग शब्दों में प्रकारांतर से उसको कहा है। देखिए पढ़ते हैं यहां से। द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों यानी प्रदेशों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं यानी पर्यायों में रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। ये गुण की परिभाषा है जो बालबोध में पढ़ ली जाती है, वहां ये पढ़ लेते हैं, वही परिभाषा दी है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है अ, इस तरह से विस्तार, इसको बोलते हैं तिर्यक सामान्य, ऐसा विस्तार। और एक होता है ऐसा लंबाई में, मतलब जो वस्तु है वो वस्तु में एक तो ऐसा ऐसा फैलाव है, और एक मतलब आप ऐसा वस्तु को ऐसा नहीं समझना, लेकिन एक तो है प्रदेश रूप, है ना, एक तो उसके प्रदेश है, वस्तु में क्या क्या है, एक तो उसका एरिया है, और एक उसका काल का एरिया है कि वो काल में बह रही है। एक तो जितना प्रदेश है वस्तु के, वो अपने पूरे प्रदेशों में व्याप्त है ना, जितना उसका एरिया है, एक तो वो है। और एक है कि जितना उसका टाइम है, वो हर टाइम में वस्तु है। समझ में आ रही बात मेरी, क्या कहना चाह रही हूं मैं? नहीं आ रही समझ में? चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं शब्दों में देखते हैं कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भाग मतलब जितने उसके प्रदेश हैं, जितने वस्तु के प्रदेश हैं। एक जीव के प्रदेश कितने होते हैं? एक जीव के प्रदेश कितने होते हैं? हाँ जी रजनी जी, मुंबई। एक जीव के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात। असंख्यात। ठीक है। एक आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? आकाश द्रव्य के प्रदेश, रोज आंटी। असंख्यात। आकाश द्रव्य के प्रदेश, आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? ये इधर क्या नाम है आपका, बबीता जी? कल थे आप लोग क्लास में? ललतेश जी परदेशी। फिर से बोलिए। अनंत परदेशी। अनंत, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है, आकाश अनंत प्रदेशी है। ठीक है ना, प्रदेशों की चर्चा चल रही है। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में यानी जितने उसके प्रदेश हैं उसमें सब जगह रहे, ऐसे सब जगह रहे, जितने उसके प्रदेश हैं सब जगह रहे। और उसकी सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में मतलब अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो टाइम को हमेशा नीचे से ऊपर ऐसा दिखाते हैं, उसकी सभी अवस्थाओं में। तो टाइम है वो ऐसा नीचे से ऊपर दिखाया जाता है, एरिया है वो लेफ्ट टू राइट ऐसे दिखाया जाता है। तो उसके संपूर्ण भागों में जितना एरिया है उतने में, और जितने टाइम तक वो वस्तु है, हर अवस्था में जो पाया जाए उसका नाम है गुण। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, जैसे कि ये समझ लीजिए मनुष्यता नाम का गुण है, तो ये मनुष्यता नाम का गुण, ये जो शरीर है, ये इसमें सब जगह है, संपूर्ण भागों में। और चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुढ़ा हो, जो मनुष्य के लक्षण होते हैं वो हर अवस्था में पाए जाएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि बचपन में तो तिरंज जैसे थे लक्षण और फिर जवान हुआ तब मनुष्य जैसे आए, ऐसा नहीं होगा, हर अवस्था में। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में
और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में। मिश्री है, मिश्री में मिठास किस जगह होती है और किस जगह नहीं होती है? अभी समझ लो मेरे जैसा कोई अनाड़ी वो बनाए गुलाब जामुन, और फिर वो बनाना आता नहीं है, बना लिए तो वो सख्त सख्त से बन गए, और फिर उसमें चाशनी में डाले उनको, तो फिर क्या होता है? खाने वाले खाएंगे फिर बोलेंगे अरे कहीं मीठा लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है। ऐसा होता है ना। वो सख्त बन जाए और चाशनी में डालें और फिर निकाल लिए जल्दी से, तो कहीं ऊपर ऊपर मिठास आ रही है कहीं नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो गुलाब जामुन का गुण नहीं है मिठास। ऐसा कोई मिश्री की डली हमने ली, गुड़ की डली हमने ली और मुंह में रखी, और कहीं से मिठास आ रही है कहीं से फीकी लग रही है, ऐसा होता है? किसी जगह से मीठी और किसी जगह से फीकी, जैसे गुलाब जामुन कहीं से मीठा कहीं से फीका होता है, वैसे क्या मिश्री कहीं से मीठी और कहीं से फीकी हो सकती है? नहीं होती, क्योंकि मिठास है वो उसका गुण है, उसके संपूर्ण भागों में रहता है। और संपूर्ण अवस्थाओं में यानी वो मिश्री डली की फॉर्म में हो, इतना बड़ा वो मिश्री का पूरा सिरा बोलते हैं, उस सिरे में हो, उसके छोटे ऐसे इतने इतने टुकड़े कर दिए, फिर उसका चूरा कर दिया, फिर उसको पानी में मिला दिया कि उसको दूध में मिला दिया कि उसको किसी भी चीज में डाल दो, वो किसी भी अवस्था रूप में हो जाए, क्या उसमें से मिठास चली जाएगी? हर अवस्था में वो मिठास पाई ही जाएगी। इसका नाम है गुण। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे कहते हैं गुण। तो वो हर अवस्था में पाया जा रहा है ना, इसलिए वो है द्रव्य। वो नित्य है, वो कोई भी अवस्था बदले, वो उसका वो गुण वो मेंटेन रहता है, वो कायम रहता है, वो नष्ट नहीं होता। अवस्था के नष्ट होने पर जो नष्ट नहीं हो उसका नाम है द्रव्य, उसका नाम है गुण। अवस्था बदले, पर्याय बदले क्षण क्षण, पर वो जो गुण है वो नहीं बदलता है। अब जैसे मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनपरे ज्ञान है, ये क्या है? ये ज्ञान की अवस्थाएं हैं। लेकिन इन सब में भी क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञान गुण, वो गुण है, वो हर अवस्था में पाया जा रहा है। लेकिन ये क्या है? मति, श्रुत, अवधि, ये सब है पर्याय। ये आज है कल नहीं रहेंगी, ये उत्पन्न ध्वंसी हैं, कम है ज्यादा है, कम हो जाती हैं, घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ये अवस्थाएं इनमें होती रहती है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में यानी पर्यायों में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों और निगोद से लेकर मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। अब मतलब ज्ञान कहाँ पाया जाएगा? देखो, इसलिए गुण की परिभाषा से हमको ये भी समझ में आता है, हम जो कहते हैं ज्ञान तो यहाँ होता है, ज्ञान कहाँ होता है? ये ज्ञान तो यहाँ भरा है ऊपर के पार्ट में, है ना? ऐसा बोलते थे हम बचपन में, ऊपर वाली मंजिल। किसी कोई बेवकूफी वाली बातें करे कि तेरी ऊपर वाली फ्लोर खाली है क्या? आप लोग भी करते होंगे ऐसी मजाक, ये ऊपर वाली फ्लोर। तो ज्ञान तो यहाँ भरा है ऊपर वाली फ्लोर में, नीचे तो होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा ये मिथ्या भ्रांति है, ये गलत धारणा है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है। अब वो एक क्योंकि वो जो बायोलॉजी है ना, शरीर विज्ञान, उसके आधार पे वो जो प्रतिपादन करते हैं कि सारे जो भी काम होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? वो ब्रेन देता है। वो साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कोई भी कोई चीज टच भी हुई तो पहले उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है, फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन आते हैं, फिर वो सारा काम होता है। इसलिए वो दिमाग में मतलब वो, क्योंकि पहले वो मिथ्या ज्ञान भर दिया जाता है ना बचपन से स्कूल में भेज भेज के, तो कि ये ज्ञान यहाँ भरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञान आत्मा का गुण है। और वो जितना आत्मा के प्रदेशों, अभी आत्मा का आकार कितना है, कहाँ तक आत्मा फैला है कि पैर के नख से लेके मस्तक तक, मतलब ये शरीर प्रमाण। नख मतलब नाखून में आत्मा नहीं है, नख का मतलब है टिप से लेके और टॉप तक, ऐसा। तो वो ज्ञान आत्मा का गुण है, तो हर प्रदेश में किस जगह ज्ञान नहीं है? ये तो आउटलाइन अपने को दिख रही है ना, ये स्किन स्किन बाहर की, इतना ही ज्ञान नहीं है।
अंदर शरीर के अंदर, अंदर पेट में, ये अंदर की जो जगह है, गाल की खाली जगह छोड़ देना, लेकिन अंदर समझ लो, ये हाथों के अंदर की तरफ, ये जो मोटाई है, यहाँ अंदर ज्ञान है कि नहीं है? आत्मा के प्रदेश है कि नहीं है? केवल ऐसे ही आउटलाइन में नहीं है आत्मा के प्रदेश, कैसे आउटलाइन जैसे आत्मा के प्रदेश है, पूरे ठोस जितना ये शरीर का आकार प्रकार दिख रहा है, अंदर पूरे में आत्मा के प्रदेश हैं। और जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं, हर जगह ज्ञान है। अगर हर जगह ज्ञान नहीं होता तो इंजेक्शन घुसता है अंदर, तो बस यहाँ अंदर फिर अपने को फील होता है। आप लोग अब जिनको एक्सपीरियंस हो, इंजेक्शन लगाओ तो वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो अंदर तक फील होते हैं नसों में। और अगर वो बॉटल चढ़ी हो, डिप चढ़ी हो और डिप में भी लगाओ ना, तो भी वो अंदर फील में आता है। कुछ इस तरह के होते हैं कि वो दर्द करते हैं अंदर जाके, दवाइयाँ जो भी कुछ जो भी चीजें होती है वो। कभी कभी पेट में हमको लगता है, ऐसा लग रहा है पेट में भपका हो रहा है, पेट में गर्मी हो रही है। ये क्या है? अंदर 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 से कैसे फील में आ रहा है? क्योंकि अंदर सब जगह ज्ञान है, वो अंदर फील में आता है। ये संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, तो चाहे वो निगोद हो, चाहे मोक्ष हो, हर अवस्था में ज्ञान होता है। चींटी को भी ज्ञान है, मक्खी को भी ज्ञान है, मच्छर को भी ज्ञान है, पेड़ पौधों को भी ज्ञान है। सब में ज्ञान है। ज्ञान है तब तो हम उनको जीव कह रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो वो कहलाता है गुण। बोलो। वो अभी इंजेक्शन का आपने एग्जाम्पल दिया ना, उससे याद है ना कि जैसे वो शून्य का देते हैं इंजेक्शन, तब कहाँ चले जाते हैं आत्मा के प्रदेश? जब शून्य का इंजेक्शन देते हैं तो आत्मा के प्रदेश तो वही है, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। और ये सूक्ष्म ज्ञान कैसे काम करता है? सूक्ष्म ज्ञान को कहते हैं लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। और इस भावेंद्रिय को काम करने के लिए द्रव्येंद्रिय की आवश्यकता होती है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय है, ये द्रव्येंद्रिय है। जैसे आंख नाक कान, ये आंख से जानने के लिए ये बाहरी द्रव्येंद्रिय है, ये उपकरण आंख। ये कान से जानने के लिए ये बाहरी, बाहर और अंदर जो तथा अपन ने पढ़ा है ना, सब द्रव्येंद्रिय निवृत्ति उपकरण, ये सब रचना दूसरे अध्याय में। तो वो ऐसे ही स्पर्श से जानने के लिए ये पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय, ये उपकरण है। और वो जो शून्य का इंजेक्शन दिया है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि कुछ देर के लिए वो उतनी जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उपकरण है, वो उपकरण में समझ लो उसको शिथिल कर दिया जाता है उस दवाई के माध्यम से। तो इतनी इतनी जगह की स्किन वो फील नहीं कर पाती है, क्योंकि उपकरण के माध्यम वो भी सहयोगी होते हैं ना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य है संगी पंचेंद्रिय है, आंख से जानने की नेत्रेंद्रिय संबंधी सूक्ष्म होता है कि नहीं होता है संगी पंचेंद्रिय जीव को? संगी पंचेंद्रिय है, तो पांच इंद्रियों वाला ज्ञान तो नेत्रेंद्रिय संबंधी ज्ञान का सूक्ष्म होगा कि नहीं होगा उसको? तो अंधा मनुष्य है जन्म से, जन्म से अंधा हो सकता है कोई? जन्म से अंधा है तो वो कितनी इंद्रिय होगा? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, तो चौथी की तीन इंद्रिय होगा फिर वो, जो जन्म से अंधा है। मना कर रहे सब लोग। तो कितने इंद्रिय है? पांच इंद्रिय है। तो फिर वो जो पांच इंद्रिय है, तो फिर वो आंख से देख पाता है कि नहीं देख पाता है? पंचेंद्रिय है ना, आंख से देख क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ये उपकरण खराब है। उपकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। ये उपकरण खराब है तो उसके, अभी ये तो सुनने की तो बात क्या है, अभी बहुत तेज सर्दी में हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो ये अपने को समझ नहीं आता कि अब इतने ठंडे हो गए कि कुछ फील ही नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो उपकरण में थोड़ी खराबी होती है, तो भी वो ज्ञान में बाधक बन जाती है। ठीक है। इसी तरह से मतलब पैरालिसिस वगैरह में समझ सकते हैं कि पैरालिसिस हो गया तो वो समझ नहीं आता है उस जगह की, पूरा पूरा ऑर्गन ऐसा हो जाता है। तो वहां वो उपकरण खराब हुआ है। सूक्ष्म तो है लेकिन वो प्रदेश नहीं निकले आत्मा के वहां से। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वहां से आत्मा के प्रदेश निकल गए। प्रदेश नहीं निकलते हैं। प्रदेश निकल जाएंगे तो वो अंग, जैसे डेड बॉडी में से आत्मा निकल जाता है तो फिर क्या होता है? डेड बॉडी वो सड़ने लग जाती है, स्मेल देने लगती है। अगर प्रदेश निकल जाएंगे तो वो अंग ही पूरा सड़ने लग जाएगा। प्रदेश नहीं निकलते हैं तो वो उपकरण में खराबी आई है। प्रदेश बराबर वही होते हैं, रोटेट होते रहते हैं, लेकिन उस जगह वो उपकरण परफेक्ट नहीं है, तो वो ज्ञान करने में सहायक नहीं हो पाते।
देखिए, समझ में आ गया। तो ये गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में यानी पर्यायों में रहते हैं, उसे गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों में और निगोद से लेकर मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। यानी कोई भी पुद्गल होगा तो उसमें स्पर्श कहाँ पाया जाएगा? संपूर्ण हर प्रदेश में स्पर्श पाया जाएगा, हर प्रदेश में रस पाया जाएगा, हर प्रदेश में गंध पाई जाएगी, हर प्रदेश में वर्ण पाया जाएगा। ये चारों मतलब ये चार प्रधानता से कहे हैं पुद्गल के संपूर्ण में पाए जाएंगे, इसलिए वो पुद्गल के गुण है। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कह रहे हैं? कि परिणमन, किसका परिणमन? द्रव्य का कहो या गुणों को कहो, क्योंकि गुणों में परिणमन होता है। और वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य क्या है? वो द्रव्य पूरा गुणों का पिंड है। तो जब गुण परिणमित होते हैं तो द्रव्य भी तो परिणमित होता है साथ में। तो इसलिए वो द्रव्य की मिलके ओवरऑल एक पर्याय वो भी अलग कही जाती है, और हर गुण की अपनी अपनी पर्याय वो भी होती है। तो द्रव्य और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं और पर्यायें क्रमशः होती हैं। गुण तो एक साथ पाए जाते हैं सारे, और पर्याय है वो एक के बाद एक होती है। एक गुण की, अभी जो पर्याय है ना, एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, फिर उसी समय दूसरे गुण की भी पर्याय है, तीसरे गुण की भी पर्याय है। ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ हो सकती हैं, लेकिन एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। और जो ओवरऑल द्रव्य की पर्याय कही जाएगी, वो भी एक समय में एक ही पर्याय होगी। आप लोगों को भी कुछ दिन पहले किस क्लास में बात चली थी द्रव्य पर्याय की, कि जैसे मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय है, ये कौन से गुण की पर्याय है? मनुष्य पर्याय कौन से गुण की पर्याय है? नूतन जी। मनुष्य पर्याय क्या मतलब? मनुष्य पर्याय कौन से गुण की पर्याय है? नहीं पता? चेतना जी। जी, पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय? पुद्गल तो द्रव्य है ना, मैं गुण पूछ रही हूँ। पुद्गल की पर्याय है, हाँ। आत्मा के जीव की पर्याय है, जीव की। ठीक है, बोलिए चेतना जी। नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया एक्चुअली। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय। पर्याय यानी गुणों की अवस्था, गुणों का परिणमन। तो मनुष्य पर्याय कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की या मनुष्यता गुण की? मनुष्यता गुण की। मनुष्यता गुण तो ये तो कहने का गुण है, मतलब जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है मनुष्य। देखिए, मनुष्य जो है ना, मनुष्य पर्याय किसी गुण की पर्याय नहीं है। मनुष्य जो पर्याय है वो किसी गुण की पर्याय नहीं है। मनुष्य पर्याय है जीव द्रव्य की पर्याय। जीव मनुष्य कहलाता है ना। ज्ञान गुण मनुष्य तो ना, ज्ञान गुण की पर्याय तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये है ज्ञान गुण की पर्याय। तो ये ज्ञान गुण मनुष्य रूप नहीं हो रहा है, ये पूरे जीव द्रव्य की पर्याय है। और जीव द्रव्य की भी अकेले की पर्याय नहीं है। जीव अकेला मनुष्य रूप हो सकता है क्या? उसके साथ में ये मनुष्य आकार रूप शरीर भी चाहिए। तो जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। एक एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, दो अलग अलग जाति के द्रव्य हैं। दोनों की मिलके एक साथ एक अवस्था हुई है, उसका नाम है मनुष्य। इसको बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अब याद आया किसी को? अभी कुछ दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले ही चला है किसी क्लास में, मेरे हिसाब से ये नूतन जी, कविता जी लोग थे। शाम को चला था या दिन में चला था, मुझे ध्यान नहीं है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये अलग अलग जाति के है ना, एक जीव जाति का है, एक पुद्गल जाति का है, दोनों की मिलके ये मनुष्य पर्याय है। मनुष्य देव नार की तिर्यंत, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसको बोलते हैं द्रव्य पर्याय।
और गुणों की पर्याय क्या है कि ये पुद्गल के स्निग्ध रूक्षत्वात्, ये जो कहा है ना, ये पुद्गल की पर्याय है, ये गुणों की पर्याय है। जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये जीव के श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की पर्याय है, ये पर्याय है। ठीक है। सिद्ध दशा कौन से गुण की पर्याय है? सिद्ध दशा कौन से गुण की पर्याय है? बोलिए स्मिता आंटी। अर्थ गुण की पर्याय है ना। कौन से गुण के? स्वभाव स्वभाव अर्थ स्वभाव पर्याय। कौन से गुण की पर्याय है, पहले इसका जवाब दीजिए। अर्थ गुण की पर्याय, अर्थ, जैसे व्यंजन अर्थ पर्याय, कौन सा गुण होता है? व्यंजन पर्याय और अर्थ द्रव पर्याय है ना, तो कौन सी है? आप नए शब्द मत लाइए और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मुझे भी नहीं पढ़ाना है। आप तो सीधा सीधा ये बताइए कि सिद्ध पर्याय कौन से गुण की पर्याय है। बोलो खेती। द्रव्य की पर्याय होगी, समान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ, समान जाति नहीं, समान जाति तो तब बनेगी जब दो जीव मिल जाएंगे। अच्छा, तो जीव समान द्रव्य जाति की नहीं होती। पर्याय होगी। हाँ, सिद्ध पर्याय गुण की पर्याय नहीं है। सिद्ध पर्याय गुण की पर्याय नहीं है, सिद्ध पर्याय भी जीव द्रव्य की ही पर्याय है। पूरा जीव सिद्ध रूप हुआ है। सिद्ध पर्याय किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा की है, ज्ञान की है, चारित्र की है। श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन होगी या मिथ्या दर्शन होगी। ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान या मतीश्वत अवधि मन पर्याय, इस रूप में होगी। चारित्र गुण की पर्याय सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र, इस रूप में होगी। और सामयिक क्षेत्रपस्थापना, ऐसे ऐसे भेद कर लो। जीव द्रव्य की ही पर्याय है सिद्ध पर्याय, ओवरऑल पर्याय। तो द्रव्य की भी पर्याय होती है, गुणों की भी पर्याय होती है। ठीक है। अब जो सिद्ध पर्याय है वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्वभाव पर्याय है। वो जीव द्रव्य की स्वभाव पर्याय। जीव द्रव्य में समान जाति पर्याय नहीं होती, क्योंकि समान जाति का मतलब है दो द्रव्य मिले तब हो, दो जीव मिलते नहीं है आपस में। ठीक है। तो द्रव्यों या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं और पर्याय क्रमशः होती है। यही कारण है कि गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी कहा जाता है। गुणों को अन्वय, अन्वयी का मतलब है जो हमेशा रहे, अन्वय मतलब साथ साथ रहें। गुण सारे एक साथ रह सकते हैं, गुणों के साथ रहने में कोई दिक्कत है? सारे गुण एक साथ एक समय में आत्मा में है, अनंत गुण, वो रह सकते हैं। लेकिन एक गुण की अनंत पर्याय एक साथ एक समय में नहीं हो सकती। मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन रूप पर्याय भी हो और सम्यक दर्शन रूप पर्याय भी हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि सम्यक दर्शन रूप पर्याय भी हो और मिथ्या दर्शन रूप पर्याय भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि सम्यक ज्ञान रूप पर्याय भी हो, मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय भी हो। एक साथ एक पर्याय नहीं हो सकती है, एक साथ दो पर्याय एक गुण की नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन एक साथ गुण, अनंत गुण एक साथ रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है बचपन भी हो और जवानी भी हो, कि नहीं? वो टीनेज होती है ना वो टीनेज, टीनेज अलग ही पर्याय है। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की 2 साल वाली पर्याय और 20 साल वाली पर्याय एक साथ हो। ऐसा नहीं हो सकता। जब 2 साल वाली अवस्था है तब 2 ही साल वाली रहेगी, जब 20 साल वाली अवस्था है तब 20 साल वाली रहेगी, और जब 60 साल वाली अवस्था है तब 60 साल वाली रहेगी। ये पर्यायें एक साथ नहीं हो सकती हैं। और गुण सारे एक साथ रहते हैं। यही कारण है कि गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी कहा जाता है। प्रश्न 29-30वें सूत्र में उत्पाद व और द्रव्य से युक्त सत को द्रव्य कहा था, और यहाँ द्रव्य को गुण और पर्याय वाला बताया जा रहा है। उत्तर, द्रव्य की उक्त दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष यानी अंतर नहीं है, क्योंकि पर्याय उत्पादव्य रूप होती है और गुण द्रव्य रूप। इसलिए चाहे द्रव्य को गुण पर्यायवान कहें, चाहे उत्पादव्य द्रव्य रूप सत वाला कहें, एक ही बात है। वो अपन ने शुरू में चर्चा कर ली कि जो उत्पादव्य है वो पर्याय है और जो द्रव्य है वो गुण है। तो चाहे गुण पर्याय वाला कहो, चाहे उत्पादव्य वाला कहो, उत्पादव्य द्रव्य वाला कहो, एक ही बात।
बोलिए रश्मि। जी हाँ, बचपन वाला रूप और फिर माँ वाला रूप, ये एक द्रव्य पर्याय हुआ या क्या हुआ? वो जो बचपन जवानी, ये वो मनुष्य, मतलब वो जीव द्रव्य की ही अवस्थाएं कहलाएगी, क्योंकि असमान तो जाति द्रव का द्रव्य हुआ पर्याय है ना। ना मनुष्य, तो मनुष्य हाँ पर्याय। हाँ। हाँ, तो उसी की तो, अवस्थाएं हैं। तो मनुष्य पर्याय की अवस्था ये द्रव अवस्था ही कहलाएगी ना, द्रव्य अवस्था। हाँ, द्रव्य की ही अवस्था, क्योंकि उसको किसी गुण की अवस्था नहीं कह सकते ना, द्रव्य की। हम्म। और गुण मतलब कि कभी ज्ञान है, कभी श्रुत ज्ञान है जो चेंज हो रहा है, पर द्रव्य है, गुण द्रव्य है, तो पर लेकिन चेंजेस उसमें भी आ रहे हैं, तो वो पर्याय में बदल रहा है। हाँ, वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो पर्याय है, पर गुण मेंटेन है, गुण वही बना हुआ है, तो वो कहलाएगा गुण या गुण। द्रव्य। और किसी को प्रश्न है कोई? बोलिए कुछ नहीं। व्यतिरेकी मतलब नहीं समझ आया। व्यतिरेकी किसे कहते हैं? व्यतिरेकी। व्यतिरेकी का मतलब है कि अप्रयुक्त हो जाता। अलग अलग। व्यतिरेक का मतलब है जैसे गुण तो वही 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 बने रहेंगे, और पर्याय हर बार नई 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 ओ, नई होगी, अलग अलग, तो उसको कहते हैं व्यतिरेक। और किसी को प्रश्न है कोई? आगे बढ़े। देखिए, अब ये जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म और आकाश, इन पांच अस्थिकाय द्रव्यों की चर्चा तो विस्तार से हुई, पर बहुप्रदेशी न होने से अभी तक काल द्रव्य की चर्चा नहीं हुई, अतः अब उसकी चर्चा करते हैं। रजनी जी, और प्रश्न? नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि गुणों में चेंजेस नहीं आता, तो गुणों में भी चेंजेस तो आ ही रहा है ना। गुणों में जो चेंजेस आ रहा है उसको पर्याय कह रहे हैं। जब हम गुण और पर्याय दोनों को देख हाँ रहे तो हैं, गुणों के परिणमन, गुणों के चेंज को ही पर्याय कह रहे हैं, तो गुण तो वही बना रहा ना, गुण में जो चेंज आया उसका नाम हमने पर्याय दे दिया। और गुण वही बना रहा, मतलब कि जैसे जीव तो वही है, पर वो नहीं, जैसे गुण मतलब कि ज्ञान को ही बोलेंगे देखिए, एक मैं जीव उदाहरण का। देती हूँ, जैसे कि आपकी आवाज पता नहीं मुझे ही कटी कटी आ रही है कि सबको ही ऐसी आ रही है, इनकी आवाज कटी कटी आ रही है। देखिए, मैं बताती हूँ, जैसे आम है, आम तो हम लाए तो अभी थोड़ा हरा हरा था, तो वो थोड़ा सा मतलब कच्चा था, तो उसमें रस नाम का गुण है, आम में रस नाम का गुण है, तो अभी उसका रस कैसा लगेगा अगर हम उसको अभी खाएंगे तो वो खट्टा खट्टा। लगेगा। और फिर 2 दिन रखा रहा, और फिर वो पक गया अच्छा सा, फिर हमने उसको खाया, तो फिर वो कैसा लग रहा है? मीठा। मीठा। तो उसमें रस नाम का गुण तो वही है, रस, रस नाम का गुण, लेकिन अभी दो दिन हम्म। पहले उसकी जो अवस्था थी वो खट्टे रूप थी, 2 दिन बाद उसकी अवस्था वो मीठे रूप हो गई, तो ये पर्याय बदली। अब वो गुण बदला, रस बदल हम्म। गया, हम बोलेंगे ऐसा कि इसका रस बदल गया, अब पहले खट्टा था अब मीठा हो गया, तो वो बोलने में ऐसा आएगा, क्योंकि तीनों अभेद है। एक्चुअल में क्या है, ये जो भेद किए जा रहे हैं, इस समझने के लिए किए जा रहे हैं, वस्तु में ऐसे भेद होते नहीं, ये द्रव्य अलग हो, गुण अलग हो, पर्याय अलग हो, ऐसे आप देखने जाओगे तो वो अलग अलग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि द्रव्य उसका स्वरूप वो पूरा अभेद अखंड है, उसमें रस अलग से कहीं, और पर्याय अलग से कहीं, गुण अलग से कहीं, ऐसा। हमें तो चीनी ला दो, हमें मिठास मत ला के देना, अब वो फिर चिपचिपा सा हो जाता है, हमें तो चीनी चीनी ला दो, या हमें सफेद सफेद ला दो, ऐसा अलग नहीं हो सकता है। ये जो भेद कर करके बताए जा रहे हैं, चाहे द्रव्य गुण पर्याय के, चाहे उत्पाद व द्रव्य के, चाहे स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में कहो, चाहे ज्ञान दर्शन सुख विवेक जीव में कहो, ये केवल और केवल समझने समझाने के लिए ऐसे भेद किए गए हैं, वस्तु में ऐसे भेद एक्चुअल में होते ही नहीं है, वस्तु तो अभेद अखंड एक ऐसी होती है, लेकिन वो अभेद अखंड एक वस्तु वो समझ में नहीं आती है, उसका स्वरूप समझने के लिए ये भेद की पद्धति को काम में लिया जाता है। समझ में आ रही बात?
मूल वस्तु में देखने जाएंगे तो ऐसे अलग अलग से कहीं भेद दिखेंगे नहीं। ज्ञान कहाँ रखा है, दर्शन कहाँ रखा है, कहाँ इसकी पर्याय है, वो उसी रूप में पूरा द्रव्य ही वैसा दिखेगा। द्रव्य अपने गुण और पर्यायों के अलावा है क्या? गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा है ना। तो हम अलग से द्रव्य देखना चाहें फिर उसका गुण अलग से दिखे और उसकी पर्याय अलग से दिखे, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा उसका पिंड अभेद ही होगा, उसी का नाम द्रव्य है। मैडम इसे हम इसे ये कह सकते हैं कि ये द्रव्य गुण की सहभावी पर्याय है ना? हाँ, मतलब वो द्रव्य की गुण की सहभावी उसके द्रव्य साथ ही रहता सहभावी पर्याय नहीं है, गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं और पर्यायों को क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। है, तो उसके तो साथ ही रहता है। गुण तो हमेशा उसके साथ ही रहता है और पर्याय जो हाँ, होती है वो उसकी बदलती रहती है, कम होती है। और गुण, सारे गुण एक साथ रहते हैं इसलिए उनको सहवर्ती कहते हैं। सहवर्ती। पर्याय सारी एक साथ नहीं रहती हैं इसलिए उनको क्रमवर्ती कहते हैं। पर्याय एक के बाद एक होती है और हम्म, गुण सारे एक एक साथ साथ रहते होते हैं। हैं। बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, नहीं आ रही आवाज। चलिए, और किसी का प्रश्न है? देखिए, थोड़ा सूची पढ़ लेते हैं फिर बाकी चर्चा कल करेंगे फिर। तो बहुप्रदेशी होने से काल द्रव्य की चर्चा अभी तक नहीं हुई थी, अब उस काल द्रव्य की चर्चा करते हैं। सूत्र नंबर 39 और 40, 39 और 40 नंबर का सूत्र है। कालश्च सोनंत समय। कालश्च यानी और काल भी। अब ये क्या मतलब हुआ? ये बात क्या चल रही थी कि गुण पर्यवत द्रव्यम, और फिर कह रहे हैं कालश्च कि काल भी द्रव्य है। गुण पर्यवत द्रव्यम कहा था ना, और इसको कहाँ से जोड़ना है कि पीछे जो सूत्र था 4 नंबर का, 4 नंबर का ही था, जीवाश्च, नहीं 3 नंबर का, 3 नंबर का सूत्र दिया था जीवाश्च, उससे यहां कनेक्ट करना है कालश्च। कि जैसे वहां कहा था, क्योंकि लेकिन वहां बात चल रही थी काया, अजीव काया, तो काया शब्द लिया था तो उसमें केवल पहले सूत्र में अजीव अजीव द्रव्यों की बात की थी। तो काल द्रव्य जीव है कि अजीव है? काल द्रव्य जीव है कि अजीव है? अजीव है। फिर वहां क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अजीव तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए वहां काल द्रव्य को नहीं लिया था। तो फिर जीव द्रव्य को ले लेते। जीव तो कायवान है ना पहले सूत्र में, लेकिन जीव को भी पहले सूत्र में नहीं लिया क्योंकि अजीव काया बता रहे थे और जीव तो जीव है। तो जीव को अलग से लिया तीसरे सूत्र में जीवाश्चय, कि जीव भी कायवान है। अब वो कायवान की चर्चा हो गई, द्रव्य का वर्णन चालू हो गया। उत्पाद व द्रव्य उत्तम सात और सद्रव्य लक्षणम और गुण पर्यवत द्रव्यम। तो अब काल को बता रहे कालश्च, कि काल भी द्रव्य है। इस तरह से अब द्रव्य टोटल कितने हो गए? तो धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल, ऐसे करके ये 6 द्रव्य हो गए। तो कालश्च यानी काल भी द्रव्य है। नहीं आ गया। फिर कह रहे हैं सोनंत समय। अनंत है शब्द और असाइलेंट है, असाइलेंट है, तो पढ़ेंगे सोनंत समय लेकिन अर्थ करेंगे अनंत सम। तो सो यानी वह यानी अ, काल द्रव्य। वो काल द्रव्य कैसा है? वो अनंत समय वाला है। देखो अब यहाँ ध्यान रखना, अभी तक तो आप लोग द्रव्यों की संख्या और प्रदेशों में कंफ्यूज होते थे। अब यहाँ एक चीज और आ रही है, काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य कितने हैं? बोलिए मनोरमा आंटी, काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात, बहुत अच्छा। काल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? कांता आंटी, काल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? एक। बहुत अच्छा। देखिए,
आंटी लोग हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट। आप लोगों की जैसे गड़बड़ नहीं की इन्होंने आज। काल द्रव्य के प्रदेश एक है, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है। अब यहाँ तीसरी बात बता रहे हैं कि काल के समय कितने हैं, तो कह रहे हैं 100 अनंत समय है। वो काल द्रव्य के समय अनंत है। ठीक है, काल द्रव्य अनंत नहीं है, काल द्रव्य तो असंख्यात ही है, लेकिन काल के जो समय है वो समय अनंत है। ठीक है, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। अब ये समय क्या है और वो अनंत समय कैसे होते हैं वो अपन विशेष चर्चा तो कल करेंगे, अभी अपन सामान्य सा पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे, काल भी एक द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की उक्त परिभाषाएं काल में भी पाई जाती हैं। वह गुण पर्याय वाला तो है ही, उत्पाद व्यय और द्रव्य से भी सहित है। काल द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलघुत्व और प्रदेशत्व आदि सामान्य गुण और वर्तना हेतुत्व विशेष गुण है। अतः वह गुण वाला है और निरंतर परिवर्तनशील होने से पर्याय भी उसके हैं ही। यानी काल भी द्रव्य है, तो उसको द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। ये काल कायवान तो नहीं है, क्योंकि एक प्रदेशी है, तो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए काय तो नहीं है। लेकिन वो आप कैसे कह सकते हो कि काल भी एक द्रव्य है? इसके संबंध में यानी प्राचीन आचार्यों में मतलब काफी इसके संबंध में डिस्कशन आचार्यों में, मतलब अन्य मतों के साथ में, क्योंकि अन्य मतों में काल को द्रव्य स्वीकार नहीं करते। इवन श्वेतांबर में भी काल को द्रव्य नहीं स्वीकार करते हैं, वो पंचास्तिकाय ही मानते हैं, काल द्रव्य को मानते ही नहीं। तो आचार्यों का जोर जहां वो सामने अन्य मत वाले दिखते हैं, तो उनका जोर इस चीज पे होता है कि काल में भी द्रव्य बने की सिद्धि करें। तो काल भी द्रव्य है, क्यों है? क्योंकि इसलिए ये सूत्र दिया गुण पर्यवत द्रव्यम, और फिर दिया कालश्च, क्योंकि काल में भी गुण पाए जाते हैं, उसमें भी पर्याय होती हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं काल में? तो काय सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, ये सारे गुण, और वर्तना हेतुत्व नाम के मतलब एक ही गुण पता है हमें विशेष, वो विशेष गुण भी अनंत होते हैं उसमें भी। तो ऐसे सामान्य और विशेष गुण पाए जाते हैं, और काल की पर्याय भी होती है। तो वो कौन कौन सी पर्याय होती है वो भी चर्चा अपन कल करेंगे। और अब आप लोगों को, जिन लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा था, तो उनके लिए विशेष रूप से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन वो भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में से काल संबंधी जो गाथा है, गाथा नंबर 21-22 है, वो प्रकरण पढ़ के आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह में गाथा नंबर 21-22 में काल द्रव्य का दिया, वहां प्रश्नोत्तर के माध्यम से वहां सिद्धि की है काल द्रव्य कैसे है, किस प्रकार से काल द्रव्य है। तो और भी जो ग्रंथ है, पंचासिकाय आदि, प्रवचन सार, वो सब में ये सिद्धि की गई है, क्योंकि उस समय माहौल ही ये था और शास्त्रार्थ वाला माहौल होता था और वाद विवाद इस तरह के होते थे। तो ये काल द्रव्य गुण वाला है और निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए उसकी पर्याय भी है ही। इस प्रकार से ये काल भी द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, पर बहुप्रदेशी नहीं होने से वह कायवान नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अतः उसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। काल द्रव्य एक दो नहीं असंख्य हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य मणियों की भांति खचित है। ये द्रव्य संग्रह की गाथा यहाँ पे दी है, तो कल ये अपन द्रव्य संग्रह की गाथा के आधार पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए मैम, द्रव्य संग्रह की पीडीएफ है इसमें? इसमें तो है या नहीं है, मैं डाल दूंगी आज। ठीक है। बोलिए कांता आंटी, चालू करिए आवाज। कौन से नंबर की गाथा है ये? द्रव्य संग्रह 21 और 22। 21-22। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अभी। कौन करेंगे जिनवाणी स्तुति?
बोलिए कुछ नहीं। उसका वो स्क्रीन शेयर कर दो। आपका नेटवर्क वीक है लेकिन बोल रहे हैं आप? छन छन कसाय, हाँ हाँ बोल रही। छन छन कसायों के प्रसंग ही बने, जहाँ मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अब आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। नो वर्णम।